नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और 3 हफ्ते की ऊंचाई से सोने मुनावसूली का दबाव देखने को मिल रहा है। वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबरों से सोने चांदी पर दबाव है और सोना 50,000 के नीचे कारोबार कर रहा है, वहीं चांदी 64,500 के नीचे है। ऐसे में सोने चांदी में आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए, गोल्ड स्पॉट पर इसी में करेंगे फोकस। हमारे साथ गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स की संगीता ललवानी है, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और साथ ही मनी लिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और सोना 50,000 के नीचे एक बार फिर से आज के सेशन में ट्रेड कर रहा है। संगीता ललवानी जी हमारे साथ बनी हुई है और इनफैक्ट मनीषा जी, आपको मालूम ही होगा संगीता जी की आज वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं उनके एनिवर्सरी के मौके पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो संगीता जी आपसे ये पूछना चाहेंगे, आज आपकी एनिवर्सरी है, सोना 50,000 के नीचे है, तो ये फिजिकल बाइंग में आज कितना कंट्रीब्यूट करने वाली हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। मेरा फिजिकल बाइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। सोना 50,000 के नीचे है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए तो सभी लोग बहुत ज्यादा, इससे सेल बहुत बढ़ गया। सोना 50,000 के नीचे आने से फिजिकल बाइंग बहुत बढ़ गई गोल्ड ज्वेलरी में, विच इज वेरी गुड फॉर अस एज अ ज्वेलर, एज अ रिटेलर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सोना 50,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप ही की शो पे किसी ने जेंटलमैन ने कहा था कि सोना अगर 50,000 के नीचे जो टच होगा तो बहुत फिजिकल बाइंग हुई है, मुझे एक्चुअली हैपनिंग कि बहुत सारे लोग बहुत सारा फिजिकल बाइंग कर रहे हैं। संगीता, जैसे दीपाली ने कहा कि विश आपको और भी साल की बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत सारा सोना, चांदी, डायमंड, प्लैटिनम, टाइटेनियम वो सब मिले आगे जाकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्राइसेस की बात अब यहाँ पर कर लेते हैं। सुनील जी, आप कैसे देखेंगे प्राइसेस को? बिकॉज जो फोरकास्ट है वो काफी स्ट्रांग है और सोना यहाँ पर जो इसके इंपॉर्टेंट चार्टिकल लेवल्स है उसके ऊपर भी यहाँ पर काम करता हुआ नजर आया है। 1850 के आसपास के लेवल संभाले हुए हैं अभी भी। यहाँ से अब क्या ट्रेंड्स हैं और इस बाकी के हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए? मनीषा जी, मुझे लगता है ये क्लियर केस ऑफ असेट रोटेशन का मामला है, जहां पे डॉलर भी मल्टी ईयर लो पे है और सोने में भी हम पैरेलली गिरावट देख रहे थे। हालांकि रिसेंट बाउंस बैक हमने जरूर देखा मार्केट में, क्योंकि स्टिमुलस मेजर पे होप आते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के बढ़ने की आशंका है। तो ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड अगर 3 महीने का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो वो पॉजिटिविटी मार्केट में है। अगर हम मीडियम टर्म फंडामेंटल देखते हैं तो मुझे लगता है कि रियल यील्ड्स जो है मार्च के बाद अभी भी नेगेटिव जोन में ही है, तो वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा। और इवन ग्रेजुअली फिजिकल डिमांड में भी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है इंडिया से और चाइना से। और अगर हम इंडस्ट्रियल कमोडिटी वर्सेस गोल्ड देखते हैं, कॉपर टू गोल्ड रेशियो देखते हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि एक ईयर के हाई पे पहुंचा है, जिसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं गोल्ड में एक फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, तो अगले एक हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 49,650 के रेंज में बाई करना चाहिए, 49,450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और फिर से मुझे लगता है कि 50,000 तक का इंट्राडे लेवल देखने को मिल सकता है और आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि 51,000 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। 51,000 तक के लेवल यहाँ पर सोने में आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर सोने में तो है, लेकिन जयप्रकाश, चांदी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी एज ऑफ नाउ क्लियरली कंसोलिडेशन है, अपने हाई से काफी दूर है फिलहाल यहाँ पर चांदी, लेकिन अगले साल के जो भी फोरकास्ट हमने ग्लोबल बैंक्स की तरफ से आते हुए देखे हैं वो अभी भी काफी बुलिश हैं। तो क्या यहाँ पर भी खरीदारी की रणनीति जारी रहेगी? जी मनीषा जी, मुझे लगता है चांदी और गोल्ड दोनों में ही यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। हालांकि करंट लेवल्स पे यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है कि जिस हिसाब से ऑप्टिमिज्म बना है, पॉसिबिलिटी है कि जनवरी से ही यहाँ पे वैक्सीनेशन का रोल आउट हो सकता है, इस तरह का अनुमान है। तो उसके कारण एक टेम्परेरी नीजर्क रिएक्शन देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है आने वाला साल यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे डिमांड ग्रोथ की एस्टिमेशन पॉजिटिव निकल के आ रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड पर्टिकुलरली, मुझे लगता है उससे चांदी को बहुत फायदा रहने वाला है। 2021 मुझे लगता है एक अच्छा ईयर हो सकता है चांदी के लिए और नए हाईज हैं वो ब्रीच हो सकते हैं। तो करंट लेवल पे बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर रणनीति रखें तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे 62,800 63,000 का लेवल हो सकता है इस वीक में देखने को मिले। उस लेवल पे यहाँ पे एंट्री बहुत ही बेटर एंट्री रहेगी मेरे ख्याल से।
जी, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो खरीदारी का ही व्यू है सोने चांदी दोनों में ही। संगीता जी, जैसे कि आपने बताया शुरुआत में कि 50,000 के नीचे भाव आया है, उससे काफी बाइंग हुई है। अगर एक सेंस आप दे पाए, अगर पूरे अक्टूबर दिसंबर पीरियड की बात करें तो ओवरऑल कितनी सेल्स ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? और दूसरी चीज ये, क्या इन लेवल्स पर आगे के लिए भी बुकिंग्स अभी भी अग्रेसिव है? और तो अक्टूबर का तो मेरा सेल बहुत डाउन था टिल अक्टूबर बिकॉज ऑफ कोविड। फिर अक्टूबर से जैसे मिड अक्टूबर नवरात्रि शुरू हुई एंड देन दिवाली वाज वेरी वेरी गुड। दशहरा वाज ओके, दिवाली वाज सुपर। उसके बाद में जब से वेडिंग सीजन शुरू हुआ है एंड गोल्ड 50,000 के नीचे आया है, तब से हमारा सेल काफी अच्छा रहा है। वी हैव एक्चुअली क्रॉस मोर देन, आई थिंक ये मार्च इक्वल लास्ट ईयर लेवल इन टर्म्स ऑफ कैश एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रामेज, मतलब वेट के हिसाब से भी और कैश के हिसाब से भी। तो विच इज बी वेरी अनएक्सपेक्टेड। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हम लास्ट ईयर के लेवल्स को टच कर पाएंगे। एंड रही बात आगे दिसंबर में तक, तो वी आर ऑलरेडी अभी अगेन वी गो डाउन टू अ स्लाइट स्लम्प अराउंड थर्ड वीक ऑफ दिसंबर से भी सी अ स्लम्प टिल सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, जहाँ पे हमारे यहाँ पे एक मल का सीजन आता है महाराष्ट्र में, जो संक्रांत के बाद ही फिर बाइंग शुरू हो जाती है। अब तो 25 दिसंबर से बंद हो जाता है, 15 जनवरी के बाद शुरू होता है। तो संगीता, आप कहेंगे कि मांग यहाँ पर लगातार बनती हुई नजर आई है, जैसे आपने कहा, और नंबर्स यहाँ पर क्लियरली बाकी ज्वेलर्स भी हमें जैसे बताते हैं कि मंथ ऑन मंथ यहाँ पर बेहतर ही नजर आते हैं। लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं? क्योंकि माना यही जा रहा है कि चांदी में बहुत ज्यादा फिजिकल खरीदारी अभी भी बनते हुए नहीं आ रही है। इवन एज हमारे एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं कि चांदी में यहाँ पर काफी बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे बिटवीन प्रेशियस मेटल अभी भी सोने में यहाँ पर ज्यादा भरोसा है? नहीं, एब्सोल्युटली वो चांदी में खरीदी नहीं है कंपैरेटिवली टू गोल्ड। चांदी में जितना दिवाली का टोकन बाइंग था कि एक दिया एक कॉइन वगैरह हुई, उतना ही हुआ धनतेरस का। उसके बाद में चांदी में ज्यादा फिजिकल बाइंग नहीं हुई है। गोल्ड में बिकॉज नाउ वी आर इनटू द वेडिंग सीजन, तो छोटे सेट, छोटे बैंगल्स, मंगलसूत्र, ये काफी चल रहा है। पहले तो छोटा आइटम चल रहा था जिसमें अंगूठी, चेन और इयरिंग जा रहे थे। पर अभी बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू द वेडिंग सीजन, तो जो सेट, बैंगल्स, मंगलसूत्र एंड सिमिलरली इन डायमंड्स ऑल्सो, डायमंड की इयरिंग, छोटा सा डायमंड का सेट, डायमंड का मंगलसूत्र, ये काफी दिख रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया संगीता जी बताने के लिए क्या ट्रेंड्स हैं और कैसी सेल्स हो रही हैं, डिमांड किन सेगमेंट्स में ज्यादा दिख रही है फिजिकल बाइंग की अगर बात करें तो ये आउटलुक आपको मिला है। हालांकि यहां से ऑन डिप्स खरीदारी का ही व्यू सोने चांदी पर निकल कर आया हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। चलिए, गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रूड की, क्योंकि क्रूड में लगातार तीसरे दिन नरमी देखने को मिल रही है। दरअसल डिमांड घटने की आशंका है और यूएस में इन्वेंट्री बढ़ने से भी क्रूड प्राइसेस पर दबाव देखने को मिला है। सुनील, क्या व्यू आपका रहेगा क्रूड पर, क्योंकि तीसरा सेशन है जब दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है, आधा % आज भी नीचे है। क्या आउटलुक इन लेवल से और क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? दीपाली, मुझे लगता है कि फिजिकल डिमांड को गियर अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इवन ओपेक की तरफ से 500,000 बैरल का पर डे का प्रोडक्शन इंक्रीज होने का एस्टिमेट है अभी। तो मार्केट में सप्लाई अच्छा खासा आने वाला है और इवन यूएस की तरफ से भी तकरीबन 10.9 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन अभी भी है। तो सप्लाई इन अबंडेंस है। बस ये वैक्सीन पॉजिटिविटी के चलते थोड़ा हमने रैली देखा था रिसेंटली, बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि प्राइसेस को थोड़े और कंसोलिडेट होने चाहिए। तो आज के लिए मुझे लगता है कि 3,360 के रेंज में सेल किया जा सकता है। 3,400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 3,280 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर वसूली यहाँ पर कच्चे तेल में जारी रह सकती है, लेकिन अगर पूरे एनर्जी पैक को देखें तो हमने नेचुरल गैस में कुछ खरीदारी कल फिर से लौटते हुए देखी थी। जयप्रकाश, आप कहेंगे जो बिकवाली थी वो अब शायद ओवरडन है, इन करंट लेवल्स पे खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं? देखिए, नेचुरल गैस एक स्पेकुलेटिव कमोडिटी जरूर है यहाँ पे, और विंटर डिमांड के कारण यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंसी रहेगा प्राइसेस में। तो स्पेशली नेचुरल गैस की बात करें तो मुझे लगता है बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए एंटायर दिसंबर। जहां तक क्रूड की बात है, मुझे लगता है एपीआई इन्वेंट्री जो आया बढ़ के, और दूसरी तरफ ईरान से जो खबरें हैं वहां पे प्रोडक्शन बढ़ने का, उसके कारण यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दिख रहा है प्राइसेस में। लेकिन ऑप्टिमिज्म विद रिगार्ड्स टू क्रूड ऑयल जारी है। मुझे लगता है अगर यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन आता है तो जिस हिसाब से यहाँ पे डिमांड में रिकवरी की उम्मीद देखी जा रही है, उससे हो सकता है कि आगे चल के पॉजिटिविटी रहे। अगेन यहाँ पे $50 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है शॉर्ट टर्म में। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे बिकवाली के चांसेस कम नजर आ रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस पे भी। ठीक है।
तो ये आउटलुक आपको क्रूड और नेचुरल गैस पर मिला है। लेकिन बेस मेटल्स को देखेंगे तो 2 सेशन की मुनाव वसूली या फिर नरमी के बाद वापस खरीदारी दिखी है और 1/4% से लेकर ऑलमोस्ट 1% का मूव हम बेस मेटल्स में देख रहे हैं। जिंक, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, तमाम बेस मेटल्स बढ़त के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं। सुनील, कोई ट्रेड लेंगे बेस मेटल्स में? बाली, मुझे लगता है कॉपर एक पिक ऑफ द कमोडिटी होगा। कल हमने थोड़ा करेक्शन देखा हुआ था, बट आज फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है। तो 594 के रेंज में मुझे लगता है कि कॉपर को खरीदना चाहिए और 590-150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 598 तक का टारगेट देखा जा सकता है। अगर हफ्ता 10 दिन का बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कॉपर हो सकता है 610 का भी लेवल पहुंच जाए, क्योंकि ओवरऑल इस साल में कॉपर का जो सप्लाई है वो थोड़ा टाइट रहेगा। तकरीबन 50,000 टन तक का एक डेफिसिट जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसका सपोर्ट जो है मिलेगा। और इवन चाइना की तरफ से थोड़ी पॉजिटिविटी है, इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छा है, तो मुझे लगता है कि कॉपर में एक पिक ऑफ द कमोडिटी के तौर पे देखा जा सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी। कॉपर एक ऐसी मेटल है जहां पर हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी नहीं है। वो इंटरमिटेंट छोटी मोटी करेक्शंस ऑफ कोर्स यहां पर रही है, लेकिन कोई बहुत लंबी मुनाफा वसूली यहां पर देखने को नहीं मिली। अपने लो से करीबन 75% की बढ़त दिखा चुका है। 597 का ऑल टाइम हाई भारतीय बाजारों में हमने यहां पर बनते हुए देखा है और उसके बहुत करीब फिलहाल यहां पर कारोबार है। जयप्रकाश, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है कि इवन एज ये ओवरबॉट है लेकिन मोमेंटम अभी भी ऊपर की तरफ? जी देखिए, काफी सरप्राइजिंग मूव है। इस तरह के मूव देख के ऐसा अंदेशा लगता है कि कहीं कमोडिटी सुपर साइकिल यहाँ पे बुल रन फिर से स्टार्ट ना हो जाए। बट देखिए, फंडामेंटल से थोड़ा सा डीलिंग जरूर है। हम लोगों ने पिछली बार भी इस पे डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी ड्रिवन है। जब तक लिक्विडिटी यहाँ पे भरपूर है तब तक ये रैली कायम रहेगी। लेकिन करंट लेवल पे मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बाइंग के लिए, तो मैं करंट लेवल्स पे बाई साइड में रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मुझे लगता है कोई अगर थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहे तो करंट लेवल पे बेच सकता है 601 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 582, 581 का लेवल हो सकता है 1 से 2 दिनों में देखने को मिले। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको कॉपर पर मिली है और हालांकि अभी 595 के आसपास कर रहा है ट्रेड। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे, साथ ही अगली कमोडिटीज पर भी करेंगे फोकस। तो जल्द वापस आएंगे और फोकस रहेगा एग्री स्पेस पर। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर। यहां से सीधे रुक कर लेते हैं आज की हॉट कमोडिटी का। कल हॉट कमोडिटी के तौर पर आपको कोरिएंडर में बेचने की सलाह दी गई थी और कल इसके टारगेट्स अचीव भी हुए हैं। और आज जो कॉल आई है आपके लिए हॉट कमोडिटी के तौर पर वो खरीदारी की साइड पर है और बात होगी जिंक की, जहां पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की पोजीशंस बनाने की सलाह है 218.50 के लेवल्स पर। टारगेट 224 का रहेगा, स्टॉप लॉस 215 के लेवल्स पर आपको मेंटेन करना चाहिए। तो जिंक में खरीदारी की कॉल ऑलरेडी हमने देखा है कि इस हफ्ते जो प्राइसेस है जिंक के वो लगभग 2% बढ़े हैं। दरअसल कोविड वैक्सीन रोल आउट की जो खबरें रही हैं, यूएस में जो फर्दर स्टिमुलस की होप्स रही हैं, उसके कारण सपोर्ट मिला है प्राइसेस को। फंडामेंटल्स अभी भी काफी मजबूत हैं। इसके अलावा जो सप्लाई है जिंक की वो कंस्ट्रेंड है, डिमांड रोबस्ट है चाइना की ओर से। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं प्राइसेस को। और आशंका तो ये भी है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी सरप्लस की वो अब डेफिसिट में टर्न आउट हो सकती है, क्योंकि डिमांड चाइना से स्पेशली काफी स्ट्रांग आ रही है, क्योंकि जो एक्टिविटी रही है चाइना में फैक्ट्री सेक्टर में वो नवंबर में काफी स्ट्रांग रही है। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से एक सपोर्ट मिल सकता है प्राइसेस को और मोमेंटम स्ट्रांग रह सकता है। इसीलिए खरीदारी की सलाह है जिंक में 218.50 के लेवल्स पर। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 224 का टारगेट, 215 का स्टॉप लॉस। वो तेजी रुक ही नहीं रही और क्लियरली यहां पर और भी बढ़त की उम्मीद है कुछ एक मेटल्स में, जैसे कि कॉपर और निकल की हमने बात करी और जिंक आज हमारी हॉट कमोडिटी भी है। लेकिन अब फोकस शिफ्ट करेंगे और एग्री कमोडिटीज की तरफ ध्यान देंगे, जहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार सोया तेल में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो शायद कम कर सकती है, जिसका असर खाने के तेलों पर ऑलरेडी देखने को मिला है। अच्छी बुआई और डिमांड घटने से सरसों पर भी दबाव है। खाने के तेलों पर बात करने के लिए हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मेहता नमस्कार। काफी सारी खबरें हैं कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है, आप कुछ सुन रहे हैं ऐसा? हम भी आपसे न्यूज सुन रहे हैं मैडम, क्योंकि मार्केट में भी न्यूज घूम रहा है कि भाई गवर्नमेंट शायद सोयाबीन और सनफ्लावर की ड्यूटी कम करेगी, ऐसी मार्केट की न्यूज है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर एक चीज तो जरूर सही है,
जब ये ड्यूटी कम की पाम ऑयल की तो साथ में तीनों की करते थे तो लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहता था। अभी इसमें क्या हुआ कि विल सी द एक्सेसिव इंपोर्ट ऑफ द पाम इनटू इंडिया, क्योंकि सोया और सनफ्लावर का इंपोर्ट कम हो जाएगा। ये जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, पहले क्या था 37.5 सीपीओ था और 35 था सॉफ्ट ऑयल का, अभी उल्टा हो गया और सीपीओ 27.5 हो गया और सॉफ्ट ऑयल 35% है। तो उसकी वजह से जो पहले हमारा एस्टिमेट था कि ये साल में 7 मिलियन करीब आएगा पाम ऑयल, अगर यही ड्यूटी स्ट्रक्चर रहा तो पाम विल हैव फुल एडवांटेज और हो सकता है कि 8 मिलियन तक आ जाए। और साथ में एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ ड्यूटी कम कर रहे हैं और वहां इंडोनेशिया में बायोडीजल लेवी जो पहले $55 थी अभी 180 कर रहे हैं और एक्सपोर्ट लेवी 3 थी तो 33 कर रहा है। ये कम से $180 का मार्क उनके लोकल रिफाइनर को फायदा होगा। उसका मतलब है कि भाई वो रिफाइंड ऑयल पुश करेगी और दूसरा बाई प्रोडक्ट्स है जैसे सॉफ्ट नूडल्स और बाकी है तो अपना एग्रीमेंट में है तो जीरो ड्यूटी इंडिया में भेजेंगे। तो यहाँ हो सकता है सॉफ्ट नूडल इतना सस्ता हो जाएगा अपना इम्पोर्टेड, तो यहाँ की इंडस्ट्री को ऑयल केमिकल इंडस्ट्री को भी तकलीफ होगी। तो ये सब तकलीफ तो होगी ही। तो अगर तीनों को साथ में क्या होता तो ड्यूटी तो ठीक था, फिर भी एक और चीज करनी जरूरी थी कि सिक्योरिटी ड्यूटी कम की तो साथ में सनसेट क्लोज डाल दिया होता कि भाई ये ड्यूटी कम करे कंज्यूमर के हित में। मगर अप टू फरवरी 1 मार्च से ये ड्यूटी रिवर्स हो जाएगी जो ओरिजिनल लेवल पे, तो ये मार्केट इतनी ये नहीं होती, सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होता। आज अभी सप्लाई चेन डिस्टर्ब सोया और सन वाले डिस्टर्ब है और इसके वजह से पूरी न्यूज आ रही है मार्केट में। हमारे पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। जी हाँ मिस्टर मेहता, डॉक्टर मेहता, हमारे पास भी सरकार की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन क्लियरली ये खबरें रिपोर्टर्स की तरफ से, दिल्ली की तरफ से कि हाँ ऐसी कोई चर्चा बाजार में हो रही है और क्लियरली बाजार को सिर्फ वो चर्चा की भनक लगना ही काफी होता है और हम सेंटिमेंट रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। सुनील, आप कैसे देखते हैं इन रिएक्शंस को? ऑफकोर्स मार्केट डिस्टॉर्टेड है जैसा डॉक्टर मेहता ने भी कहा, लेकिन आगे जाके आपको क्या लगता है कैसा प्राइस रिएक्शन देखने को मिल पाएगा? जी मनीषा जी, मुझे लगता है जैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे मेहता जी कि अगर सारे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में अगर ड्यूटी कम हो जाता तो एक कहीं ना कहीं इंपोर्ट नंबर्स डिस्टॉर्ट नहीं होते। बट मुझे लगता है प्राइस फ्रंट पे हमने देखा है कि सीपीओ के प्राइसेस में अच्छी खासी गिरावट देखी हमने। हालांकि 20-25 रुपए का अप्रिसिएशन फिर से हमने शॉर्ट टर्म में देख लिया है, बट सोया रिफाइंड ऑयल के प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी फर्म है, 1050 के रेंज में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मार्केट में जो रूमर है उसके चलते थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन शायद हमें सोया रिफाइंड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ड्यूटी सोया रिफाइंड ऑयल में भी कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में दबाव देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बायर को कॉशियस होकर चलना चाहिए और मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे एंट्री बाइंग साइड में थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ ही लेना ठीक रहेगा। पॉइंट टेकन। और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सोयाबीन में आज भी गिरावट है और मस्टर्ड में कल के लोअर सर्किट के बाद करीबन 1% की मंदी आज भी देखने को मिली है। तो क्लियरली जैसे कि बात की जा रही है कि जो तेल तिलहन में कारोबार है हल्का सा डिस्टॉर्टेड है और वो इंपोर्ट ड्यूटी की खबरें आगे जाके कैसे प्ले आउट करती हैं उस पर ऑफकोर्स बाजार की नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। जयप्रकाश और बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए CNBC आवाज।